In the last decade, there is increased 30 to 40% divorce rates in the urban landscape of the country. So why is it happening? रिलेशनशिप की वैल्यू पहले से कुछ कम होती जा रही है। What is happening to the relationship space in India? वो दिखाने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं। हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस होते हैं, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं। So I'm sure you're aware of these terms जैसे situation relationship है या casual relationship है. How does one get engaged in such kind of relationships? I'm quite intrigued to know about it. तो ये सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आए हैं. ट्रॉफी वुमन एंड हाउस हस्बैंड, दीज न्यू टर्म्स दैट आर इमर्जिंग हमारी सोसाइटी में सडनली इमर्ज हो रही हैं. इसको आप कैसे देखते हैं? Who is society to tell them? Who is society to interfere? अगर if they are happy with their understanding, society should have no say over it. नीरज जी, वेलकम टू आवर शो. Thank you so much. Thanks for having me here. आज हम कितने सालों बाद फिर से डिस्कशन कर रहे हैं, कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं. एंड यू हैव बीन अ ग्रेट सोशल एक्टिविस्ट, सोशल फोटोग्राफी आपने लीड की है, सोशल कॉज फोटोग्राफी जिसको आप एक काफ़ी टाइम तक उसको लीड किया है. यू हैव बीन द पीरियड मैन ऑफ इंडिया. आपने काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स पे समाज में काम किया है जो काफ़ी लोग मतलब दे नीड लॉट ऑफ करेज टू डू इट. सो नीरज जी, यू आर अ रिलेशनशिप कोच. व्हाट इज हैपनिंग टू द रिलेशनशिप स्पेस इन इंडिया? See, मुझे लगता है रिलेशनशिप की वैल्यू पहले से कुछ कम होती जा रही है। ओके. जितना हम रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया करते थे ना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली इन्वेस्ट किया करते थे, आज शायद उतनी इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप पे नहीं हो रही, विच इज़ आई वुड से अ सैड कंडीशन, आई वुड से. सो मुझे लगता है हमें पहले जितनी पेशेंस हुआ करती थी लोगों में, आज उतनी पेशेंस नहीं है. तो बहुत सारी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं रिलेशनशिप के जहाँ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि डायनामिक्स बदल गए हैं. पहले का समाज अलग था, आज का समाज अलग है. पहले विमेन एम्पावरमेंट नहीं थी, विमेन घर पे बैठती थी, आज बाहर भी जाती हैं. सो आज पहले वो फाइनेंशियली 100% डिपेंडेंट होती थी अपने हस्बैंड पे. आज शी इज़ नॉट डिपेंडेंट. आज शी कैन टेक हर डिसीजन ऑन हर ओन. तो पहले जो रिलेशनशिप नहीं भी ठीक चल रहे थे, उनको चलाया जाता था क्योंकि लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं होती थी. लड़की को कहा जाता था आपकी शादी हो गई, अब वहाँ से आपकी सिर्फ अर्थी उठेगी. आज लड़की के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं. इसके अलावा मेल्स की तरफ से भी बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मुझे लगता है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, जो चिंता का विषय है. सो देयर आर सम पॉजिटिव्स ना, बहुत क्लैरिटी भी आई है. लोग आजकल रिलेशनशिप पे मेहनत करने लग गए हैं. हमारे जैसे रिलेशनशिप काउंसलर को उनकी हेल्प लेने लग गए हैं, अपने रिलेशनशिप को बेटर करने लग गए हैं. वरना पहले ऐसे होता था कि रिलेशनशिप सही चल रहा है या नहीं चल रहा, इट डजंट मैटर टू यू. इट डजंट मैटर. मतलब ऑन वन लेवल ऑफ कोर्स इट यूज्ड टू मैटर, बट सेपरेशन, गेटिंग डिवोर्स वाज नॉट एन ऑप्शन. तो राइट. वो उस टॉक्सिक रिलेशन में रहते थे. आज ज़रूरी नहीं है कि वो टॉक्सिक रिलेशन में रहें, आज वो बाहर भी निकल सकते हैं. सो देयर आर सम पॉजिटिव, देयर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स एज़ वेल. So there are some these Gen Z millennial relationship terms, and I belong to a different era. I am a 40 plus year old person, so for me it's quite surprising to hear these terms. So I'm sure you're aware of these terms जैसे situation relationship है या casual relationship है. तो how does one get engaged in such kind of relationships? मतलब I'm quite intrigued to know about it. And does it impact your mental health, your entire spiritual health? At what level are actually relationships, prospering or blossoming? See, I think you're talking about situationship and Yes. casual relationship. So these are also two different terms on a similar lines. But ये जो situationship आई है, हाँ. because of this particular situation, हाँ. they are together, but they can't commit to each other. Okay. They can't get married or commit to each other for a long term. Similarly, casual relationship. So I always say when we talk about casual relationship, so there is one person who is
who is a casual, and there's one person who is into the relationship. Okay. हम आ जाते हैं casual relationship में, Hmm. just to be in a casual relationship, just to be with that other partner, but at times we fall in love with that partner, तो and that impacts our mental health, that impacts us spiritually as well. okay. सो आवर कंट्री, ये जो टर्म्स आई हैं या ये जो रिलेशनशिप के आयाम आए हैं, तो ये ये सारे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आए हैं? यस दे आर मोस्टली वेस्टर्न. सो हमने इनको इम्बाइब तो कर लिया है, बट हमारे कल्चर वैल्यूज अलग हैं, हमारे मॉरल वैल्यूज अलग हैं, हमारे सोशल वैल्यूज अलग हैं. सो हमने इनको इम्बाइब कर लिया बिकॉज हमें कंफर्ट दे रहे थे, दे वर वेरी कंफर्टेबल. आज हम लोग जैसे अभी हम पुणे में इंटरव्यू करें, तो पुणे में बहुत सारे लोग अलग अलग देश के अलग अलग भाग से आए होते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, गुरुग्राम में, हर जगह आए होते हैं. सो दे आर लिविंग सेपरेटली, दे आर लिविंग अलोन, दे डोंट हैव फैमिली. So now they're living separately. So then now they have some emotional needs, some physical needs. So उसके लिए ये रिलेशनशिप शुरू तो हो गई हैं, बट हमारे मॉरल वैल्यूज तो अलग हैं, हमारे सोशल वैल्यूज तो अलग हैं. इसलिए ऐसे रिलेशनशिप में आने के बाद भी लोग हर्ट होते हैं. ऐसे रिलेशनशिप में आने के बाद भी जिसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, लोग पुलिस केस फाइल करते हैं, लोग नेगेटिव ब्लेम्स लगाते हैं एंड सो ऑन, क्योंकि वो प्यार में पड़ गए. अच्छा. जो शुरू में अगर हम बात करें, जो शुरू में उन्होंने नहीं डिसाइड किया था, उन्होंने डिसाइड कुछ और किया था, बट हो गया ना, दिल तो पागल है कहते हैं. सो मुझे लगता है हम 100% अभी रेडी नहीं है ऐसे रिलेशनशिप के लिए जिनका आगे कमिटमेंट ना हो, जिनमें इमोशनल बॉन्डिंग ना हो, जो सिर्फ फिजिकल बॉन्डिंग पे बेसिस हो. अभी भारत उतना अच्छे से तैयार नहीं है. तो हम मतलब हमारी कंट्री इंडिया और जो वेस्टर्न कंट्री है, एज आपने अभी जैसे बताया कि हमारे केस में क्या होता है कि हमारे वैल्यू सिस्टम डिफरेंट है, हमारे इमोशनल बीइंग डिफरेंट है. वेस्टर्न कंट्री इज वेस्टर्न कंट्रीज आर वेरी डिफरेंट. दे थिंक वेरी डिफरेंटली, देयर कनेक्ट इज वेरी डिफरेंट, बट दे आर वेरी कट थ्रोट. तो बिकॉज इंडिया इज नॉट कट थ्रोट, तो इसकी वजह से जो इमोशनल रेजिड्यू रहता है रिलेशनशिप्स में बहुत स्ट्रांग रहता है क्या? आई थिंक यस. ओके. वी आर बोर्न विद अ डिफरेंट अपब्रिंगिंग. ये हमारी अपब्रिंगिंग अलग हुई है, हमारे, मैंने जैसे बताया, हमारी मॉरल वैल्यूज अलग हैं. सो हमारे जो कंडीशनिंग है वो कंडीशनिंग अलग तरीके से है. सो जितना मर्जी हम कॉन्शियस लेवल पे देखो, आई ऑलवेज से हमारा कॉन्शियस लेवल है, हमारा कॉन्शियस लेवल इज जस्ट 5%, 6%, 7%. राइट. कि अच्छा ठीक है, ये रिलेशनशिप में चले जाते हैं, ये रिलेशनशिप में नहीं जाते, इट इज ओके टू हैव सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप. बट 80, 90, 95% इज सब कॉन्शियस लेवल, जो अब तक की हमारी कंडीशनिंग है, जो समाज के थ्रू आई है, जो हमारे मॉरल वैल्यूज के थ्रू आई है, जो हमारे फ्रेंड्स के थ्रू आई है. सो हमारी कंडीशनिंग अलग है. फिर हमारे इमोशनल कुछ रीजंस भी हैं. सो हम कॉन्शियस लेवल पे तो कहते हैं चलिए लेट्स डू इट, इट्स ओके टू हैव इट. राइट. बट सबकॉन्शियसली आवर माइंड is not ready to accept a relationship where there is no emotional bonding, where there is no heart to heart connection. And then in the process, heart to heart connection evolves, राइट. it grows, राइट. and then it gives problems, especially when the other partner is not ready for it. Right. So if you see from other party's perspective, then he is right or she is right, एब्सोल्युटली. because that was the kind of that's the foundation of a relationship. कि okay, it is a situationship or it is a casual relationship. But if you see the other partner has fell in love, what to do now? So it's a very difficult situation, and it affects our mental health. It affects our spiritual health as well. So I want to understand, because India is a different country, इसी वजह से जो surrogacy in India is not accepted that much, because again Indians think differently, and even though you know that surrogacy is not supposed to be the typical mother-child kind of a bond. Your body, you are lending your body, you're renting out your body, and bearing a child. But in this case, because we are emotional beings, our country is emotional. So is this the reason that India is not accepting a surrogacy the way it is accepted in other parts of the world? I totally agree. It's a very beautiful question. I'm remembering a movie called Vicky Donor, Right. where that person was not directly involved in physical relation,
but he used to donate sperms. Absolutely, yes. So now, in that case, he was not involved directly. But his wife, when he got married, later on, when he Yeah. got married, his wife got offended. He wanted to get separated. Because हम लोगों में क्या हो गया, it is, you are giving your sperms to someone, you are giving your womb to someone, is associated with our emotions, our conditioning, our upbringing, because we have been conditioned differently. There was a time, when virginity used to be a very big thing in everyone's mind. Absolutely. So, but time is changing, time is evolving, and because of this, various other aspects are coming. I think there is no harm in surrogacy. If you're not able to give birth and you're using someone else's body with her permission, with a legal and medical way, why not? If you're donating sperms to someone and it's a legal way, it's a medical way, it is bringing life and bringing happiness in various lives, why not? So I think we need to imbibe good things from other culture and stay connected with our roots and good things in our culture as well. अच्छा, तो ये जो पूरा डायनामिक्स आपने रिलेशनशिप का हमने डिस्कस किया है, कुछ आप ऐसे केसेस बताइए जहाँ पर कपल्स just didn't understand why they are in a toxic relationship and they could not understand the reasons behind this. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि I am in a relationship for 20 long years, yet I don't understand the other person is toxic. ये ऐसा क्यों होता है? Or suddenly, I start feeling uncomfortable, I'm not okay, and I just want to separate. Why does it happen? Suddenly. हमारे पास ना रेफरेंस पॉइंट नहीं है. Okay. Usually, especially when you talk about yourself. हाँ. So suppose, your partner maybe was the first partner, second partner, maybe first, second person. हमारे पास ना रेफरेंस पॉइंट नहीं है. We haven't, हमें कई बार हमें कई बार ऐसा लगता है कि सारे मेल्स ऐसे ही होते हैं या सारी फीमेल्स ऐसी ही होती हैं. सो अगर कोई टॉक्सिक है, हाँ. सो हमारे सोसाइटी में कहा जाता है, अरे यार आदमी लोग तो ऐसे ही होते हैं, यार मेल फीमेल्स तो ऐसे ही होती हैं, accept and embrace them the way they are. So, but nowadays, society is opening up. Society is sharing their relationship dynamics with people openly, publicly. So now we are realizing that, what all is needed to be done. So मुझे लगता है कि it is very important. 20 साल से मैं उस बंदे के साथ हूँ, अभी तक मुझे प्रॉब्लम नहीं था, and suddenly now I realize that I'm not comfortable. Why? हाँ, because everyone is evolving in a relationship. Okay. Fortunate are those who are evolving in the same direction, but unfortunate are those who are evolving in a relationship in different directions. So there comes a point when you realize the way you have evolved, आप जिस तरीके से आगे बढ़ गए हैं, हाँ. evolve हो गए हैं, there is no looking back. And after that, you can't be the same person who you were 20 years back or 5 years back or 10 years back. And same goes with the other person. Then there is, even if, then our role comes in the picture. Then you will go to the marriage counselor, relationship counselor. And after going there, you realize, you have done everything what you could have done, but you have evolved differently. Now, if, giving 100% of it, giving 100% as per the relationship counselor you have given, but you're not able to do something which is very, basic for you, something which has become your foundation now, you're not able to do, then people get separated. Okay. Then divorces are happening because they do not relate with the person they got married to or who they are with right now. तो अब ये अर्बन फिनोमिनन क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि इन द लास्ट डेकेड देयर इज इंक्रीज ऑफ 30 to 40% divorce rates in the urban landscape of the country. So why is it happening? पेशेंस कम हो गई है. वी आर नॉट दैट पेशेंट नाउ. कम्युनिकेशन वीक हो गई है. अच्छा. कम्युनिकेशन पहले भी वीक थी, हाँ. पर आज हम उस पे रिस्पॉन्ड करना सीख गए हैं या रिस्पॉन्ड ज़्यादा कर रहे हैं. सो मुझे लगता है ये पेशेंस का कम होना बहुत बड़ी चीज़ है. और आई रियलाइज देयर आर 5 मेन पिलर्स हाँ. ऑफ अ रिलेशनशिप, हाँ. जो मैं कहता हूँ: संवाद, सम्मान, ओके. स्वतंत्रता,
स्पर्श, समन्वय। वाह, इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आता है संवाद, कम्युनिकेशन। हम्म। हाउ ब्यूटिफुली यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर। अच्छा। आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। एट टाइम्स हम लोग कम्युनिकेट करने के नाम पे नेगेटिवली या डिस्ट्रक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं। सो उनके लिए तो मैं यही बात बोलूँगा जो डिस्ट्रक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहें, या फिर कुछ ऐसा कहें जो खामोशी से बेहतर हो। अंडरस्टूड। सो मुझे लगता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी नीड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर इन अ पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव वे। हमें ज़रूरी नहीं है कि सामने वालों को ठहराना कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, आपके आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। हम इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन ऑलवेज फोकस ऑन आवरसेल्फ। यू नो, आई एम फीलिंग दिस वे ओके। when these things are happening. हम्म। So instead of blaming other person, let's focus on how we are feeling, how one person is feeling. This is a positive way of communicating. Without saying you are bad, you are wrong, I would feel better if you deal with me in a certain way. I think this is a better way. You're communicating the same thing but in a different way, and it हाँ, is the game changer in relationship, I believe. Then तो हाँ, तो स्ट्रेस इसका एक इंडिकेटर है? स्ट्रेस भी एक इंडिकेटर है? बिल्कुल स्ट्रेस एक इंडिकेटर है। अगर हम स्ट्रेस में होंगे तो हम रिएक्ट कर देंगे, वी विल डू रिस्पॉन्ड इट, नहीं करेंगे। रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। हम्म। टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। अभी आई वाज टॉकिंग टू समवन, दैट पर्सन वाज सेइंग कि अच्छा ठीक है, नो दीस थिंग्स हैव हैपेंड, नाउ आई एम डूइंग दिस थिंग। मैंने कहा टेक टाइम, डू नॉट रिएक्ट, यू नो, इन इवनिंग, you know, take the right step, think till evening and then take the right step. After, once your mind is settled, once you're calm, once you've got the clarity of exactly what has happened. हम्म। So गुस्से में कही गई बातें मुझे लगता है रिलेशनशिप को खत्म कर देती हैं कई बार। सो एक से संवाद आया, फिर आया सम्मान। हाउ नाइसली वी आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर, पार्टनर्स आर रिस्पेक्टिंग ईच अदर पब्लिकली एंड प्राइवेटली। प्राइवेटली, इन इट इज बोथ द स्पेसेस। इन बोथ द स्पेसेस। काफी बार ऐसे भी होता है ना कि हम प्राइवेट में तो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वी फॉरगेट कि कैसे हमको पब्लिक में उस पर्सन के साथ वी हैव टू काइंड ऑफ बिहेव एंड रिस्पेक्ट। हम लोग सेंस ऑफ ह्यूमर की गार्ड में हम्म। किसी इंसान के इमोशंस को इतना तोड़ देते हैं, इतना खराब कर देते हैं, इतना खत्म कर देते हैं हम्म। कि रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दिस। सेंस ऑफ ह्यूमर डज नॉट मीन कि आप सामने वाले के इमोशंस को खत्म कर दो, आप सामने वाले की सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर दो। अग्रीड। सो इसलिए हमें जो संवाद करना है और एक दूसरे को सम्मान देना है वो बहुत अच्छे से देना है। और अगर आपको कोई इशू है, सपोज इफ यू आर फेसिंग सम इशू, राइट। देयर आर इश्यूज इन रिलेशन, देयर विल ऑलवेज बी रिलेशन इश्यूज इन रिलेशनशिप। बट अगर कोई इश्यूज हैं तो उसको एड्रेस करिए अकेले में, when you guys are together, when you're in this space of listening and रिस्पॉन्डिंग। responding. ओके। एक रिलेशनशिप में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक सुनना हाँ। और दूसरा बोलना नहीं, दूसरा समझना। अच्छा। हम सुनते भी इसलिए हैं क्योंकि हमें कुछ बोलना है, हमने उसको जवाब देना है। राइट। इसने हमें हमारे बारे में ऐसे बोला, अब आप सामने समझ सकते हैं कि सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। हाँ। He or she is broken, he राइट। or she is not able to take it. हम्म। So give a filter, हम्म। एक फिल्टर दो, टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। और उसको लूप को तोड़िए कि आपने नेगेटिव सुना, आप भी नेगेटिव आगे बोल रहे हैं, फिर उसने और नेगेटिव बोला, फिर आपने और नेगेटिव बोला। लूप कौन तोड़ेगा? हाँ, someone has to take the lead, right? Yeah. So instead of searching the right person, be the right person in the relationship. Okay. So संवाद हो गया, सम्मान हो गया, फिर आती है स्वतंत्रता, स्पेस। आपके स्पेस में हम कितना इवॉल्व हो रहे हैं, पार्टनर की स्पेस में हम लोग कितना इवॉल्व हो रहे हैं। वी आर बीइंग आवरसेल्व्स। Right. हम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी oneself in relationship. If I am not evolving, if I am not growing, if I am not able to respect myself, if I'm not able to do what I really want, Right. then I won't be able to grow in the relationship, evolve in the relationship. So I think it is very important कि एक दूसरे की स्पेस में आप लोग इवॉल्व करें। स्पेस इज needed. Then comes समन्वय, अलाइनमेंट। आपकी मॉरल वैल्यूज कितनी अलाइन हो रही हैं, आपकी सोशल वैल्यूज कितनी अलाइन हो रही हैं। और अगर कहीं पे अलाइनमेंट नहीं है, सो आर यू रेडी टू एक्सेप्ट
the differences in the differences, embrace the differences. Right. I always say मतभेद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. There is no problem in difference of opinion. Right. प्रॉब्लम तब है जब मतभेद मनभेद में बदल जाए. Wow. Differences of hearts, ये कभी नहीं होना चाहिए. अगर मतभेद नहीं है, how will you evolve? How will you grow? Right. मतभेद है तभी तो आप ग्रो कर पाओगे. एक अलग मत का है, आप अलग मत के हैं. एक अलग चीज सोचता है, आप अलग सोचते हैं. You learn from each other and that's how you grow. Right. You imbibe the positive things. You imbibe those things which are good for you now. Right. That's how you evolve. Absolutely. So ये बहुत जरूरी है. Then the last thing is स्पर्श, touch. Not just physically, not just of course these are also essential. Hugging each other, kissing each other, cuddling each other, holding each other hands. मुझे कुछ लोगों को लगता है ये बच्चों वाली बात है, ये नहीं करनी चाहिए. मुझे लगता है इन चीजों का भी अपना रोल है. तभी तो टच थेरेपी से ट्रीटमेंट्स होते हैं. Skin is the largest organ in the body. यस, थेरेपीज होती हैं टच थेरेपी. पर साथ साथ टच थेरेपी के साथ में टच ट्रीटमेंट के साथ में फिजिकली जो हम कडलिंग एंड हगिंग एंड ऑल की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ इमोशनली हाउ आर यू टचिंग योर पार्टनर. Absolutely. क्या उसके दिल तक पहुंचे हो आप? अगर दिल तक नहीं पहुंचे तो पिक्चर अभी बाकी है, तो हमें काम करना बाकी है. ये वो बहुत मैटर करता है. सो ये 5 पिलर्स अगर किसी भी रिलेशनशिप में ठीक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, इस पे हम काम करते रहेंगे. और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार काम कर लिया हो गया. People are evolving, you are evolving, your partner is evolving, everyone Society is is evolving, evolving. society is evolving. There are different options, there are different dimensions now. So now keep evolving, keep working. You have to fall in love again and again in a relationship. That too with the same person. That too with the same person. Every day with the same person. रोज उस इंसान को ऐसे देखो, oh my God, as if you're seeing that person for the very first time. Right. The way you met that person for the very first time. That अगर आपकी लड़ाई ना हुई फर्स्ट टाइम, मतलब आपका जो लेवल ऑफ इंथुजियाज्म, एनर्जी है, जो कमिटमेंट है, पैशन है, जो आप उस पूरे रिलेशनशिप को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो अगर कहीं ना कहीं इट इज़ डाइंग डाउन, so that means you need to reflect, you need to understand and kind of embrace the differences that you might have, and kind of evolve and move forward and respect each other's space, as you rightly said. yeah, that's fair. If I would say, if you're not able to do it, then please take help of some marriage counselor, some relationship counselor. As a relationship counselor, I believe, मेरे पास जो लोग आते हैं, they come when they are on the verge of getting divorced, getting separated. जबकि I believe at least 60-70% of the people need relationship counselor because they are evolving in the wrong direction. Understood. And they have accepted that these kind of differences will always remain there. These kind of toxicity, at time people are toxic, so they have accepted कि अच्छा these kind males ऐसे ही होते हैं या females ऐसे ही होती हैं, so which is not wrong. आप जी ही नहीं रहे जिंदगी को, आप रिलेशनशिप को 100% जी ही नहीं रहे. So मुझे लगता है इसलिए we have some soul alignment workshops जहाँ पे person who is getting married, they can come, they can understand each other love languages so that they are able to love them, they are able to love them the way they want them to be loved. Right. Not the way you want to love them. There's a huge difference. आप उस तरीके से सामने वाले को प्यार करते हैं जिस तरीके का प्यार आप चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता. आपको उस तरीके से प्यार करना चाहिए जिस तरीके से सामने वाला प्यार करवाना चाहता है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वहाँ पे हम लव लैंग्वेजेस पे बात करते हैं, वहाँ पे हम सोल अलाइनमेंट की बात करते हैं, वहाँ हम बात करते हैं कि कैसे आप स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली आप कैसे एक दूसरे को अलाइन करें, आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है. सो देयर आर वेरियस प्रोसेसेस, वेरियस कोचिंग टूल्स जिसके थ्रू हम ये सारी बातें बताते हैं. और मुझे लगता है शायद अगर 1% लोग होंगे जो एक दूसरे पे काम नहीं करना चाहते होंगे, 99% लोग रिलेशनशिप में मच 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 बेटर हो जाते हैं. अगर वो 1% लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे पे काम करना नहीं चाहते, जो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, तो मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा, rather than having a divorce later on,
एटलीस्ट गेट इन्फॉर्मेशन राइट नाउ कि आपका पार्टनर कैसे होने वाला है, Hmm. so that you can take the right decision right now. Trophy woman and house husband. These are these new terms that are emerging, हमारी सोसाइटी में सडनली इमर्ज हो रही हैं. तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक साइड पर ट्रॉफी वुमन थोड़ा सा डेरोगेटरी लगता है, दूसरे साइड पे हाउस हस्बैंड बड़ा एलिवेटिंग लगता है कि भाई देखो उसके हस्बैंड ने सैक्रिफाइस किया. तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों बन गए? इनके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशंस क्यों हैं? ट्रॉफी वुमन के साथ पॉजिटिव नेगेटिव है और हाउस हस्बैंड के साथ पॉजिटिव है. चलिए अभी हम मिलकर टर्म्स के बारे में तो डिस्कस करते ही हैं, पर मुझे लगता है जो अब टर्म्स के पीछे की जो सच्चाई है, हाँ. अगर आप उसके बारे में बात करते हैं तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू नो इट इज द डायनेमिक ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेशनशिप हाँ जी. कि आपको बाहर काम करना है, मेल को बाहर काम करना है या फीमेल को बाहर करना है, या फीमेल को घर रहना है या मेल को घर रहना है. आई थिंक द सोसाइटी शुड बी रेडी टू एम्ब्रेस this role reversal as well. Even if husband wants to stay at home and wife wants to work, or there are some dynamics of the relationship, or maybe their condition, their situation, where she has to go out to earn and a man has to stay at home. So I think society should be ready for this. The way they were embracing male working out and female sitting at home. Right. So no one has the right to tell them कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो. इट इज़ देयर इंडिविजुअल डिसीजन. ऑफ कोर्स अगर आप दोनों की आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है, एक गहरी अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स इफ इट इज़ वर्किंग फॉर द रिलेशनशिप एंड इफ इट इज़ नॉट वर्किंग फॉर द रिलेशनशिप, देन यू नीड टू वर्क ऑन इट. देखो, व्हेन आई गो टू schools, colleges and conduct session, I always tell girls that do not get married till the time you are financially independent. बिल्कुल सही. No, I always tell them, even if you get married with a good person, then also two salaries or two flow of incomes will generate a better home, a better, kind of environment for them. बिल्कुल. And if the husband is toxic, if the husband is non-supportive, if there is some problem in the relationship or with that other person, then you will be able to take the right decision in the right time if you're earning well, if you're financially not dependent on the other person. So I think दोनों साथ में काम करते हैं, it is their individual decision. दोनों एक हस्बैंड बाहर जाता है या वाइफ बाहर जाती है, their individual decision. Society should give them space. In fact, मैं ये भी नहीं कहूँगा should give them. Who is society to tell them? It is their individual decision. Who is society to interfere? अगर if they are happy with their understanding, society should have no say over it. लेकिन हम सोशल बीइंग है ना, मतलब जो भी हमको बोला कि हम बोल रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि इट्स ओके टू बी कंफर्टेबल विद दीज टर्म्स, हम बोल रहे हैं, लेकिन हम सोशल बीइंग है. आज हम इंस्टाग्राम के लिए जीते हैं, आज हम फेसबुक के लिए जीते हैं, पहले हम स्टेटस के लिए जीते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं और उससे हमारी हैप्पीनेस अटैच्ड है. ये बहुत हो गया है और इसकी वजह से मे बी हमारी जो मेंटल हेल्थ है, इट इज़ टेकिंग अ डिफरेंट शेप टुडे. तो अगर कोई चीज़ आपको बार बार बोली जाती है कि ट्रॉफी वुमन है आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड हाउस हस्बैंड है, समवेयर इवन इफ मैं बहुत ही इवॉल्व सोल हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इम्पैक्ट तो कर रहा है. तो क्या इसी वजह से, मतलब मुझे 20 साल लग रहे हैं सडनली समझने के लिए और मेरा फिर जो रिलेशनशिप है वो एकदम अलग ही लेवल पे जा रहा है, जहाँ पे आई एम इन अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. I've lost the respect for the other person who's contributed so much. Whatever you do, even if you're contributing at home, you're taking care of children, you're taking care of house, you're taking care of all the chores which usually female used to do, and now even males are doing it. So if it is constructive, then why not? There is no harm. मुझे लगता है हर एक काम, देखो, मुझे हर एक व्यक्ति को, every person should constructively live their life. ये रियलाइज करना, ये इंट्रोस्पेक्ट करना, आई थिंक इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स कंसर्न कि आप अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिवली मीनिंगफुल तरीके से जी रहे हैं, नहीं जी रहे हैं. आप ऑफिस जाके भी ऐसा हो सकता है, यू आर गोइंग टू ऑफिस बट यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ इन अ कंस्ट्रक्टिव और मीनिंगफुल वे. आप घर पे रह के भी कंस्ट्रक्टिवली और मीनिंगफुली जी रहे होते हैं.
सो सबसे पहले तो मुझे लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग आप सबसे पहले ये देखिए कि आर यू यू आर इन ऑन दिस प्लेनेट, आर यू वेस्टिंग योर लाइफ, आर यू वेस्टिंग योर टाइम, और यू आर कंस्ट्रक्टिवली डूइंग समथिंग वेरी स्पेशल, you're working on the purpose of being a human being. If you're not doing it, then I think it is a sad condition where whether you're working in an office or you're staying at home. Hmm. Second thing, if you both are working constructively, you both are kind of living a meaningful life, or maybe have an intention to live a meaningful life, Right. you're in the process of living a meaningful life, then and you have started living the life the way you want, Huh. the way relationship dynamics are saying, then I would say become free of Instagram, become free of Facebook. You know, Instagram में जो जिंदगी है वो वो नकली जिंदगी है. That is real life. Hmm. That is not real life. I get a lot of clients जो आते हैं मेरे पास और शेयर करते हैं कि they are going through a very tough phase of life, they want to get separated, they can't live with that person, and so on and so on. They fight a lot, they crave a lot, and next day they're uploading the status with the best husband ever, with the best wife ever. So this is their real life. This is their Instagram life. So do not compare your life with Instagram reels. Do not compare your life. अभी recently एक celebrity है, उसका डिवोर्स हुआ. डिवोर्स से 2 हफ्ते पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले वो अपने हस्बैंड के साथ में लवी डवी रील्स बना रही थी. Hmm. सो दुनिया के सामने कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है. सो दुनिया वो दिखाने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं. हर रिलेशनशिप में चैलेंजेस होते हैं, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं. सो अपनी लाइफ को उनसे मत कंपेयर करो. टूर पे जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं, उसके पीछे जो उन्होंने वहाँ पे लड़ाई करी वो थोड़ा दिखाएंगे. उन्होंने जो पैसा उधार लिया, ईएमआई पे गए, वो थोड़ा दिखाएंगे. दे विल नॉट शेयर दोज थिंग्स, दे विल नॉट शेयर नेगेटिव थिंग्स. सो आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो आप डिसाइड करो. और अगर आपने देख लिया कि मैं जो लाइफ जीना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टिवली मीनिंगफुली जी रहा हूँ और मेरे पार्टनर की भी सहमति है, उसके साथ अलाइन होकर जी रहा हूँ, तो उसके बाद तो एक ही लाइन मैं कहना चाहूँगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना. वही लड़की जब बाहर काम करेगी और बेटा बच्चा घर पे है, तो उसी ट्रॉफी वुमेन को लोग कहेंगे, अरे अभी तक खाली बैठी थी, बच्चे को घर पे छोड़ दिया, देखो आया देख रही है, ये देख रही है, वो देख रही है, मेड इज टेकिंग केयर. सैड. बिल्कुल. सो लोग कहीं नहीं छोड़ेंगे. अगर आप सोच रहे हैं, दे विल ऑलवेज बी पीपल हु विल अप्रिशिएट यू, दे विल ऑलवेज बी पीपल हु विल ब्लेम यू. बि- सो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना. छोटी सी लाइफ है, लिव इट 100% द वे यू वांट, एंड इफ इट इज नॉट हर्टिंग सोसाइटी इन द डायरेक्ट वे.